आज का जो हमारा वीडियो है ये उत्तराखंड पीसीएस या उत्तराखंड का जो यूके ट्रिपल एससी है उनकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है। इनमें ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत सहायक हो सकता है जो पिछले आपके साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है, या वो लोग जो नए तैयारी करने के लिए आ रहे हैं या सरकारी नौकरी की तलाश में अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जो चीजें पूछी जा रही हैं वो कहाँ से पूछी जा रही है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसके लिए यूके पीएससी के लिए पढ़ें तो अलग पढ़ें, यूके आपका ट्रिपल एससी के लिए पढ़ें तो अलग पढ़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कुछ चीजें बेसिक कोर में है, उसके भी और इसके भी, वो आपको करनी ही पड़ेंगी। उसे करे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए पहले समझ लीजिए कि पढ़ना क्या है। देखो, हिंदी का पैटर्न के लिए दोनों जगहों पर आपको ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि उत्तराखंड में जो वनडे एग्जाम हो रहे हैं उनका जो आपका सिलेबस है उसको देखे बिना आप बेसिक चीजें क्लियर नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है ये समझिए। जैसे हिंदी है आपका 20 नंबर का, तो इस हिंदी में से व्याकरण, शब्दकोश, हिंदी साहित्य, भाषा और लिपि, राजभाषा और संवैधानिक प्रावधान, पत्र लेखन, काव्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार, यही पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य से क्या पूछी जाती है? रचनाएं। शब्दकोश से विलोम शब्द, मुहावरे, और उसके अलावा आपके शब्द समूह के लिए एक शब्द, और पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द, ये आपके वहां से आते हैं। व्याकरण से आपका वर्णमाला आ जाती है, और उसके अलावा आपका शब्द से आ जाता है तत्सम, तद्भव, या शब्द निर्माण से आ जाता है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, या उसके अलावा आपका लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, ये सारी चीजें आपके हिंदी व्याकरण से आती हैं। उसके अलावा भाषा और लिपि, हिंदी की भाषा, ये हिंदी साहित्य के इतिहास से रचनाएं। भाषा और लिपि से क्या आ रहा है? हिंदी भाषा के उद्गम से पूछ लेता है, लिपि के उद्गम से पूछ लेता है, भाषाई क्षेत्र पूछ लेता है, और उसके अलावा आपका ये जो राजभाषा एवं संवैधानिक प्रावधान है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक संविधान में वर्णित चीजें हैं, या भारत में जो राजभाषा अधिनियम है या राजभाषा आयोग है उसकी सिफारिश है, या अधिनियम 1963 और 1976 जो है उनसे क्वेश्चन बना लेता है। पत्र लेखन से एक क्वेश्चन बना लेता है कि पत्र लेखन में आपका क्या क्या चीजें। काव्य के तत्व और रस, छंद, अलंकार, काव्य के तत्व में रस, छंद, अलंकार 3 चीजें हैं, इन्हें भी पूछ रहा है। और यूके एसएससी थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि इस बार उसने उत्तराखंड की शब्दावलियों को भी पूछा है, तो उसे हम शब्दकोश में ही रख सकते हैं। तो ये चीजें तैयार करनी है आपको हिंदी में, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए करना क्या है? आप पहली बात, सबसे पहले आपको चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा तोड़ के। ये नहीं कि सारी चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं, उससे पजल हो जाता है। सबसे पहले आप जो एनसीईआरटी की 9वीं और 10वीं की पुस्तक है, पुरानी हो तो बहुत ही अच्छी है, उनमें अगर आप व्याकरण करेंगे तो आपका व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास और जो आपका शब्दकोश है, ये आप लूसेंट आदि की जो पुस्तकें हैं उनसे भी कर सकते हैं। अरिहंत की भी आती है और लूसेंट की भी आती है, वहां से आप कर सकते हैं। भाषा और लिपि इसी के, इनके प्रारंभिक जो आपके चैप्टर हैं उन्हीं में दी गई है, इनमें जहां से आप शब्दकोश करेंगे उसी से। और राजभाषा एवं संवैधानिक विकास ये भी दिया हुआ है, बहुत लंबे चैप्टर नहीं है। पत्र लेखन भी दिया है, अगर आप लूसेंट वाली लोगे तो उसमें बहुत सारे आपके पत्रों के प्रारूप हैं, उन प्रारूपों को एक बार पढ़ लीजिएगा, किसमें क्या होना चाहिए, किसमें क्या नहीं होना चाहिए, आसानी से पता चल जाता है। और इन्हीं के लास्ट में रस, छंद और अलंकार भी। लेकिन करें एक एक करके। देखो, जब आपके पास कोई बड़ा काम होता है तो उसे एक साथ करने से काम फंस जाता है। पहले उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कीजिए। और मैं आपसे हमेशा एक चीज कहूंगा कि आप किसी भी काम को करते हैं पढ़ाई के समय तो उसे लिखे जरूर, अपने हैंड राइटिंग में उनके नोट्स जरूर बनाएं। उन नोट्स को आप बार बार रिवीजन करें, इससे आपका क्या होगा, आप आगे भी बढ़ोगे, रिवीजन से पिछला भी याद रहेगा। ये करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड का भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है,
वन संपदा है, जल संपदा है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, पर्यटन है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, व्यक्तित्व है, जनसंख्या और शिक्षा एवं साहित्य। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उत्तराखंड का जो भूगोल है इसमें मुझे लगता नहीं है कि जो आप परीक्षा वाणी करते हो उससे बाहर से क्वेश्चन आते हैं, कहीं नहीं आते हैं। और इतिहास में परीक्षा वाणी उतनी कंप्लीट नहीं होती है, तो इसमें आपका जो रावत वाली पुस्तक है वो आपका इसको क्लियर करा देती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में जो आपका इतिहास है, ठीक है, उसमें आप रावत वाली पुस्तक को फॉलो कर सकते हैं। संस्कृति में आपका परीक्षा वाणी से ही आपके काम चल जाएंगे, क्योंकि संस्कृति में देखो जनजातियां यहां से आपके आ जाती हैं। उत्तराखंड में लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र, नृत्य, त्योहार, धार्मिक परंपराएं, यहाँ के मंदिर, मेले, उत्सव, त्योहार, यात्राएं, वो सारे के सारे शब्दावली संस्कृति की आपको परीक्षा वाणी से कवर हो जाती है। वन संपदा, वन संपदा के लिए आपको परीक्षा वाणी के साथ साथ एक और सोर्स वन रिपोर्ट अवश्य पढ़नी चाहिए। ये सरकारी सोर्स है, वन रिपोर्ट आपको सरकारी आपके उससे मिल जाएंगे, समझ गए, जो वन सर्वेक्षण है उससे आपको आसानी से मिल जाएगा। जल संपदा का मतलब उत्तराखंड का ड्रेनेज सिस्टम, नदी तंत्र जो है वो आपको करना होगा। ये आपका जल संपदा वाला आपका पूरा इसी से कवर हो जाता है परीक्षा वाणी से ही। इसमें आपका जल संपदा में सारी चीजें, नदियां, उनकी सहायक नदियां, नदियों से संबंधित तथ्य, और उसके अलावा उत्तराखंड में जल शक्ति यानी कि उत्तराखंड में जो हाइड्रो पावर प्लांट हैं उनके विषय में भी सारी। प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपको परीक्षा वाणी के साथ साथ जो उत्तराखंड के प्राकृतिक आपदाओं पर उत्तराखंड सरकार की रिपोर्टें हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के जो भी आपके रिकॉर्ड हैं वो आपको मिल जाएंगे। पर्यटन के लिए परीक्षा वाणी कब सफिशिएंट है। उसके अलावा उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था हमेशा करंट परिप्रेक्ष्य में पूछी जाती है। बाकी मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको क्रम से पता होने चाहिए, वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। बाकी राज्य व्यवस्था में आपके उत्तराखंड में कोई पद है, शासन प्रशासन में कोई नई नियुक्ति है, मंत्रिमंडल है, उससे क्वेश्चन आता है। अर्थव्यवस्था टोटल आपका करंट अफेयर्स से होती है उत्तराखंड की, इसमें आंकड़े होते हैं, इसीलिए आपको आर्थिक सर्वेक्षण और उत्तराखंड का बजट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जिस साल भी पढ़ रहे हो उस साल का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट आप जरूर पढ़ें, वो आपको सरकारी उससे ही मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तित्व तो आपका परीक्षा वाणी में सारे के सारे दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या जो आपका जनगणना है 2011 की जनगणना, उसके सारे आंकड़े परीक्षा वाणी में है। शिक्षा और साहित्य में जितने भी शिक्षण संस्थान, उनके संस्थापक, स्थापना, वो सब है। तो इस तरीके से आपका आधा से अधिक काम तो परीक्षा वाणी ही कर देती है। और उसके अलावा दो चीजें, एक तो वन रिपोर्ट सरकारी गजट से ही पढ़े या सरकारी रिपोर्ट से पढ़े, और एक अर्थव्यवस्था आर्थिक सर्वेक्षण वहां से पढ़े। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर ये दो चीजें आपको करनी है, क्योंकि उत्तराखंड में करंट अफेयर्स आर्थिक सर्वेक्षण से ही पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। उत्तराखंड की आर्थिक स्थितियों से, जिलों की स्थिति क्या है उससे पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको वहां से करनी है। बाकी सामान्य अध्ययन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे उत्तराखंड के बच्चों का जिनका 2-4 नंबर से रुक रहा है, उनकी सबसे ज्यादा कमजोरी इसमें नंबर नहीं कर पाना है। और इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि लूसेंट पढ़ करके ही हमारा काम हो जाएगा। जो नीले रैपर वाली लूसेंट आती है, सामान्य अध्ययन वाली, कभी हो जाता था, एक समय ऐसा था, अगर आपने नीली वाली लूसेंट सामान्य अध्ययन के लिए, परीक्षा वाली उत्तराखंड के लिए और लूसेंट हिंदी पढ़ ली है, तो आप 80 से 85 नंबर तक ले आते थे, कोई संदेह नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो आप 60-62 नंबर तक जा रहे हैं वो आपका लूसेंट पढ़ने और इनका परिणाम है, इसलिए आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपके बेसिक क्लियर नहीं है। और बेसिक क्लियर करने के लिए चाहे इतिहास 6 नंबर का पूछे, भारत का इतिहास, चाहे भूगोल आपका 7 नंबर का पूछे, पॉलिटिकल 7 नंबर का पूछे, इकोनॉमी 2 नंबर की पूछे, कंप्यूटर 4 नंबर का पूछे, और आपका रीजनिंग 5 पूछे या 10 पूछे, करंट अफेयर्स आपके 2 पूछे, 5 पूछे, लेकिन आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यही वो जगह है। देखो, इसमें बच्चों के जो ठीक पढ़ रहे हैं उनके 18-18 नंबर तक भी आ जा रहे हैं, और एवरेज बच्चों के भी 15 नंबर आ जा रहे हैं। इसमें भी 30 नंबर तक ले आ रहे हैं, लेकिन ये स्कोर हो कितना रहा है, जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं 48 से 50 नंबर, लेकिन यहां फंस जा रहे हैं वो बच्चे। जीएस में वो 20 भी पार नहीं कर पा रहे हैं कई बार। तो उसकी वजह क्या है कि यहां बेसिक क्लियर नहीं करा है। देखो,
ये संतुलन वाली बात है। अगर आप दो चीजों में बहुत अच्छा भी कर गए तो तीसरी चीज कम से कम एवरेज होनी चाहिए। बिलो एवरेज होगी तो भी मामला फंस जाएगा। इसीलिए बिलो एवरेज तो रखनी नहीं है कोई भी चीज भी। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि एक बार इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से पढ़ लें। कम से कम आपके 9वीं से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी तो आवश्यक रूप से पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी वैसे नहीं मिल रही है तो बाजार में कई आपके प्रकाशकों के आपके सार संग्रह आ रहे हैं एनसीईआरटी के, उन सार संग्रहों को पढ़ लीजिएगा। अर्थव्यवस्था के लिए आपको एनसीईआरटी में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो लेटेस्ट आपका प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, आप उससे इसको कवर कीजिए अर्थव्यवस्था को। उसमें आपको अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स के कई चीजें मिल जाएंगी। बाकी जो सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर है ये भी एनसीईआरटी से पढ़ें। और मैंने आपको कंप्यूटर के लिए बताया था कि न्यू इरा की बुक ले लें, पतली सी बुक है, उसमें बेसिक सारी चीजें आपको कंप्यूटर की मिल जाएंगी। बाकी आपका रीजनिंग है, रीजनिंग आप किसी भी, आप चाहे RS अग्रवाल का उठा ले, किरण का प्रैक्टिस सेट उठा ले, जो भी आप खरीदते हैं मार्केट से, आप इसके प्रैक्टिस सेट से ही आप प्रैक्टिस करें कम से कम 1 महीना। और करंट अफेयर्स अगर आप अखबार पढ़ते हो तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अखबार पढ़ें और अपनी डायरी में रोज करंट अफेयर्स को नोट कर लें। और अखबार नहीं पढ़ते हैं तो आपके पास कई माध्यम है। यूट्यूब पर आपको पता है कई लोग आपके इसका कंटेंट डालते रहते हैं, वहां से आप अपनी चीजों को उठा लें, अपने नोट्स बना लें। और यूट्यूब के भरोसे ना रहे कि हाँ उसी समय ये वीडियो देख लूंगा। जब भी देखते हो तो अपनी कॉपी में उसे नोट कर लिया करो, इकट्ठा कर लिया करो, संग्रह बना लिया करो, और ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखने के लिए समय बर्बाद ना करना पड़े। तुरंत आप अपनी कॉपी खोलें, आपकी 3, 4, 5, 6 महीने का जितना भी आपने करंट अफेयर्स वहां नोट कर रखा है उसे आप पलटते हुए एक बार में पढ़ लें। करंट अफेयर्स के लिए आपको साल भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम से मतलब साल भर उसे केवल नोट करते रहे, एग्जाम से 1 हफ्ता 10 दिन पहले उसे 3-4 बार बढ़िया तरीके से पढ़ लें। इन सबको करना बहुत जरूरी है। आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, 6 नंबर का ये आ रहा है, 8 नंबर का ये आ रहा है, 7 नंबर का ये आ रहा है, 3 नंबर का ये आ रहा है, 4 नंबर का ये आ रहा है, और ये मिला करके हो जाते हैं आपके 20-22 नंबर करीब। 20-22 नंबर का ये हो जा रहा है, और उसमें आपके 50% नंबर भी नहीं आ रहे हैं, और वहीं से आप पिछड़ जा रहे हैं। बाकी इनमें जो कठिन है वो सबके लिए कठिन है, आप भी पिछड़ रहे हैं। जो यहाँ कठिन है वो सबके लिए कठिन है, और यहाँ पर जो एवरेज चीजें उन्हें सब कर रहे हैं। यहाँ ये बात हो जा रही है कि एवरेज चीजें भी बच्चे अप्रोच में नहीं कर पा रहे हैं। कठिन तो छोड़ ही दो, चलो 6 नंबर की हिस्ट्री आई, 5 भी कर लिया, एक कठिन छूट भी गया, और एवरेज वाला 3 करके आया तो 2 नंबर आपने वहां बढ़ा लिए, 2 नंबर ऐसे ही आपने ज्योग्राफी में बढ़ा लिए, 2 नंबर आपने पॉलिटिकल साइंस में बढ़ा लिए। इस तरीके से आप 6-7 नंबर 3-4 यूनिटों में ही बढ़ा लेते हैं, तो वो आपको एडवांटेज दिलाता है, परीक्षा पास करवाता है, क्योंकि आप लोग फंसे हुए हो। जो आपने तैयारी करी है 2 साल, बहुत सारे बच्चों के मेरे को आपके मैसेज आ रहे हैं, या बहुत सारे बच्चों के मेरे को कॉल आते हैं कि सर हम 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन 2-2, 4-4 नंबर से रुक जा रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम सर 60 पार नहीं हो पा रहे हैं, वहीं पर फंस जा रहे हैं। तो उनकी वजह ये नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन सही जगह पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि आप अथाह पढ़ लें, मेहनत करने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखें, सिलेबस के पैटर्न को समझें कि क्या क्या चीजें हैं, फिर उनके सोर्स इकट्ठा करें कि ये कहां से क्लियर होगा, ये कहां से, ये कहां से, फिर उनके सोर्सेज से वो चीज जो आपके सिलेबस में है उसे उठा करके अपने नोट्स में सम्मिलित कर लें, और नोट्स को बार बार पढ़ें। मैं खासकर वीपीडीओ का जिनका री एग्जाम है बच्चों का, उनके लिए कहना चाहूंगा कि जो बचे हुए 30 दिन बचे हैं, 30 दिन है, उन 30 दिनों में आप लोगों ने साल भर 2 साल जितना भी पढ़ा है उसे कम से कम 10-12 बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से यह है कि अपने क्षेत्र में, अपने पढ़े हुए क्षेत्र में, अपनी ताकत में कोई भी चीज खराब नहीं होती। अन्यथा हम रिवीजन के बिना चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि आते आते गलत हो गया। ये आते आते गलत वाला जो सवाल पैदा होता है वो रिवीजन ना करने की वजह से होता है। आपको लगता है पढ़ रखा है, लेकिन होता यह है कि एग्जामिनर प्रश्न को थोड़ा घुमा करके दे देता है, आपकी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है। यह आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सारे बच्चे जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं उनको एक बात में स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने की जगह पहले बेसिक क्लियर करें। एक जो यूनिट है उसे अच्छी तरीके से कम एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें,
और उससे अपने शॉर्ट नोट्स बना करके उन्हें बार बार रिवीजन करें। और एक और चीज है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि YouTube से ही हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। YouTube से पढ़ाई करने वाले कई बच्चे ऐसे हो गए हैं वो पेन चलाना भूल गए हैं। मैं लिखित में दे सकता हूं कि YouTube में आप क्या देख देख करके ही सारी चीजें नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप किताबों के साथ चलिए। YouTube को केवल एक टूल के तौर पर, सहारे के तौर पर, जहां कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है किसी के वीडियो देख करके वहां कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और उसे उतना ही समझिए। वो कंप्लीट नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें कंप्लीट चीजें है ही नहीं, और उसको कंप्लीट करने में शायद किताबों को पढ़ने से ज्यादा समय लगेगा। आपको 10 जगह ढूंढना पड़ेगा, उसमें से आपको कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है ये सारी चीजें भी चूज करनी पड़ती हैं। कई बार ये होता है कि हम किसी व्यक्ति को, किसी टीचर को बहुत कम आकलित करते हैं, लेकिन कोई टॉपिक उसका बहुत शानदार तरीके से आपका डिस्क्राइब करा होता है, तो वो सारी चीजें फंसा देती हैं, इसीलिए उसमें हम उलझ जाते हैं। इसलिए आप करें ये कि सबसे पहले आप इन सारी चीजों को क्लियर कर लें। जो मैंने टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक के लिए सोर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, उन सोर्स से आप इन्हें क्लियर करें। उसके बाद जब आपके बेसिक नोट्स बन जाते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 60 नंबर वैसे ही कर लेंगे। उसके बाद आप एक्स्ट्रा एफर्ट करना शुरू करें, और जब इन्हें पढ़ रहे हैं तब आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। उस टेस्ट सीरीज में आप आकलन कर रहे हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी का हम भी हफ्ते में एक तो हिंदी का पर्टिकुलर 20 नंबर का डालते हैं, और एक जो सैटरडे के दिन हमारा 100 नंबर का मॉक टेस्ट होता है उत्तराखंड के हर एग्जाम की दृष्टि से, उस 100 नंबर के मॉक टेस्ट में से 20 नंबर की हिंदी का पार्ट होता है, उसे करें। उसके बाद आपको खुद आकलन हो जाएगा कि आपने इसके सारे टॉपिक क्लियर हैं। तो आप ये सोचिएगा कि आप 18, 19, 20 तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, तो उस दिन ये समझिएगा कि अब आप हिंदी में इसे भी मेंटेन रखोगे तो हिंदी आपकी कवर है। और उसके अलावा आप अन्य सोर्स, किसी और के एग्जाम पेपर आते हैं, टेस्ट पेपर आते हैं, मॉडल पेपर आते हैं, तो उन्हें भी करते रहें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही करें, आपको जो बेहतर लगते हैं उनके करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अब आप जो टेस्ट पेपर कर रहे हैं उसमें अपनी परफॉर्मेंस चेक करते रहेंगे। उसके अलावा उत्तराखंड के भी आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें हम वीडियो डालने से पहले पीडीएफ डाल देते हैं किसी भी टेस्ट की, ताकि बच्चा उस पीडीएफ से अपना खुद टेस्ट की तरह उसे सॉल्व करे, और उसके बाद वीडियो से सारे आंसर का मिलान कर लें, या कहीं पर कोई चीज समझाने वाली है तो वहां से समझ सकता है। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको इनके अलावा समस्याएं हैं उन पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उन समस्याओं पर आगे अपने वीडियो पर चर्चा करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आपकी एक एक समस्याओं का समाधान वीडियो के माध्यम से हम दे सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले सिलेबस को समझें। उस सिलेबस के लिए आप टॉपिक वाइज लिख दिए हैं मैंने, इन टॉपिकों को समझ लीजिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन टॉपिकों को ढूंढ लीजिएगा, जहां जहां से मिल रहे हैं वहां से। मैंने आपको कह दिया है कि ये आपके परीक्षा वाणी में अधिकतर है, लेकिन वन संपदा के मामले में आप वन रिपोर्ट जरूर पढ़ें, और आपका अर्थव्यवस्था के मामले में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट जरूर करें उत्तराखंड का। अर्थव्यवस्था के मामले में आपको मैंने बताया है कि जो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है उसमें आपका जो परंपरागत अर्थशास्त्र है उसकी भी चीजें दी गई होती है, और जो आधुनिक है यानी कि जो समसामयिक है वो भी दिया गया होता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी इनके लिए मैंने सोर्स बता दिए हैं, टॉपिक इतने ही हैं आपके। बस इन टॉपिकों को अगर आप क्लियर रखोगे तो आप 20 नंबर की टेस्ट सीरीज में आप देखोगे 18, 19 करने लग जाओगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप 18, 19, 20 लगातार मेंटेन करके चलोगे तो हिंदी आपका बेस्ट ही जाएगा, आप मात नहीं खाओगे। क्योंकि शब्दकोश में जो गलतियां हो रही हैं उठा उठा करके हम जगह जगह से दे रहे हैं, तो आपकी अप्रोच का पता चल जाता है कि आपकी कवरेज बहुत शानदार है, तो आपका कवर हो जाएगा। और हर स्टूडेंट से मैं ये गुजारिश करूंगा कि समय लगता है, देखो कोई यूट्यूब में या अन्य जगहों पर लोग बोलते हैं कि 6 महीने 5 महीने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है उत्तराखंड में परीक्षा का फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा होने तक, विज्ञप्ति से लेकर के परीक्षा होने तक में ही साल भर लग जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 6 महीने में हो जाता है। हाँ, 6 महीने ये जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लियर करने के लिए अच्छा होता है अगर 6 महीने आपने 6-7 घंटे रोज आपने योजनाबद्ध तरीके से काम करा है, तो ये सारे सभी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप एग्जाम के जो प्रवृत्ति है उसके अकॉर्डिंग चीजों को जोड़ लेंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि समय की परवाह बहुत ज्यादा ना करें, आप अपना समय सही जगह पर लगाएं। क्योंकि आप जो दिन में समय गवाते हैं
वो कब महीनों में बदल जाता है, कब सालों में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए 6 महीने का समय का मतलब या 1 साल के समय का मतलब ये होता है कि आप पूरे 6 महीने का मतलब 180 दिन कम से कम ऐसे होने चाहिए जो आपने डेडिकेट होकर के अपने काम को दे रखे हैं, पूरे घंटे दे रखे हैं, नियोजित तरीके से दे रखे हैं, पूरा मन लगा करके ईमानदारी से दे रखे हैं, तो वो आपको निसंदेह परिणाम देंगे। और परिणाम देखो मेहनत से ही आते हैं। और आपने देखा होगा कि धांधलियां भी हो रही हैं, सब कुछ भी हो रहा है, लेकिन इनके बीच पढ़ने वाले बच्चे लगातार सिलेक्ट भी हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए अपना मन छोटा करने या निराशा में जाने के बजाय आप सही जगह मेहनत करो। हम उन बच्चों के वीडियो भी ला रहे हैं जो आपको मोटिवेट कर सके। पिछला वीडियो हमने एक ऐसे व्यक्ति का डाला था विपिन का, उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, आर्थिक हालात भी उनके खराब थे और माँ नहीं है घर में, उनके माँ की मृत्यु हो चुकी है, पिताजी और वो अपने साथ में रहते हैं। घर में आपको पता है कैसे कैसे काम होते हैं, सारे काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। उसके बाद भी पढ़ाई करके वो लड़का आपने देखा कि 3-4 जगहों पर सिलेक्ट हुआ। तो ये एक संघर्ष की कहानी में इसीलिए लेकर के आपके सामने आया हूँ। वैसे तो सिलेक्शन आपके कई बच्चों का हुआ है, सभी का वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन लोगों के वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ जिनकी संघर्ष की कहानी अधिकतर संघर्षशील लोगों से मिलते जुलती है। संघर्ष देखो सबका एक जैसा ही होता है, चाहे वो IAS की तैयारी करे, चाहे वो क्लर्क की तैयारी करे। फर्क इतना है कि मेहनत थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां, संघर्ष ये लोगों के मिलते जुलते हैं। इसीलिए अपनी संघर्षों को जारी रखिए, परिस्थितियों से हार मत मानिए। परिस्थितियां बदल जाती हैं और जिस दिन आप जीत जाएंगे उस दिन आपका परिस्थितियां पूरी तरीके से आपके लिए भी बदल जाएंगी और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो समस्याएं नहीं रहेंगी जो संभवतः आपके साथ है। इसीलिए मेहनत करिए, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। 6 महीने आप इस पर काम करिए, एक एक टॉपिक पर काम करिए, उसके बाद आपको खुद ही रियलाइज होने लग जाएगा कि आधे टॉपिक भी नहीं होंगे, लेकिन आपको रियलाइज होने लग जाएगा कि मेरी स्थिति अच्छी होने लग गई है। तो इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था। इसे आप देख करके हमें कमेंट करिए। अगर आपको कोई सुझाव देने हो या किसी भी तरीके से आपको कोई अन्य वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर जरूर प्रयास करेंगे।